पति पत्नी और वो के किस्से तो आपने कई सुने होंगे, लेकिन मेरठ से सामने आया यह ताजा मामला हर किसी को हैरान कर देने वाला है। इस सनसनीखेज वारदात को समझने से पहले जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। तस्वीर में आपको पुलिस की जीप दिखाई दे रही है, जिसमें पुलिस के जवान बैठे हैं। बीच में एक महिला पीले कपड़ों में नजर आ रही है, जिसने अपने मुंह को भी पीले कपड़े से ढक रखा है। यह महिला है मुस्कान। मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मेरठ में एक ऐसा खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। मुस्कान के पति का नाम सौरभ है और उसकी एक बेटी पीहू भी है। लेकिन मुस्कान ने अपने ही पति को ऐसी बेरहमी से मारा कि सुनकर एक दानव का भी रूह कांप उठे। आप जिस ड्रम को देख रहे हैं, इसी ड्रम में मुस्कान ने अपने पति सौरभ के 15 टुकड़े किए, फिर उन्हें सीमेंट में घोलकर जमाया और पूरे ड्रम को सील कर दिया। इस ड्रम को इतनी मजबूती से बंद किया गया कि जब पुलिस और मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने इसे खोलने की कोशिश की तो उनके पसीने छूट गए। हालात ऐसे बन गए कि इस ड्रम को पोस्टमार्टम हाउस ले जाना पड़ा। वहां जो हकीकत सामने आई उसने हर किसी को सन्न कर दिया। आखिर एक पत्नी मुस्कान, जिसने 5 साल पहले राकेश से प्रेम विवाह किया था, उसने अपने ही पति के 25 टुकड़े करके उन्हें एक ड्रम में क्यों भर दिया? दोस्तों, जब आप इस कहानी की पूरी सच्चाई जानेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। कहानी की शुरुआत होती है साल 2016 से। सौरभ, जो मर्चेंट नेवी में था, मेरठ में अपने परिवार के साथ रहता था। इसी दौरान एक दिन उसकी मुलाकात मुस्कान नाम की लड़की से हुई। मुस्कान को देखते ही सौरभ को उससे प्यार हो गया। कुछ ही समय में दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गई। मुस्कान ने जब सौरभ की प्रोफाइल देखी तो उसे भी उससे प्यार हो गया। अब दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन सौरभ के परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। हालांकि मुस्कान और सौरभ अपने रिश्ते को लेकर बेहद गंभीर थे और उन्होंने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर 2016 में शादी कर ली। शादी के बाद सौरभ अपनी नौकरी पर लंदन चला गया, क्योंकि वहीं उसकी पोस्टिंग थी। कुछ समय बाद वह वापस लौटा, लेकिन इस दौरान मुस्कान को पता चला कि सौरभ वास्तव में मर्चेंट नेवी में नहीं था, बल्कि लंदन में कुछ और काम करता था। इसके बावजूद दोनों का रिश्ता चलता रहा। 2016 से 2019 के बीच 3 साल बीत गए। इस दौरान मुस्कान और सौरभ के घर एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी के आने के बाद सौरभ के परिवार वालों का रुख थोड़ा बदला, लेकिन फिर भी उनके रिश्ते में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं थी। अब सौरभ अपने परिवार से लगभग कट चुका था और वह मुस्कान व अपनी बेटी के साथ मेरठ में किराए के मकान में रहने लगा। लेकिन उसकी नौकरी ऐसी थी कि उसे साल में 9-10 महीने बाहर रहना पड़ता था और वह सिर्फ 2-3 महीने ही मेरठ आता था। 2021 में जब कोरोना महामारी आई तो सौरभ भारत लौटा, लेकिन फिर जल्द ही वापस चला गया। इस दौरान मुस्कान और उसकी बेटी अकेली रहने लगीं। बेटी अब बड़ी हो रही थी, इसलिए मुस्कान ने उसे एक प्ले स्कूल में डाल दिया। बेटी को स्कूल लाने और ले जाने की जिम्मेदारी मुस्कान की थी। इसी दौरान मुस्कान की मुलाकात साहिल शुक्ला नाम के एक युवक से हुई, जो उसी के घर के आसपास रहता था। शुरुआत में दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत होती रही, लेकिन धीरे धीरे यह गहरी दोस्ती में बदल गई और फिर प्यार में। चूंकि सौरभ ज्यादातर बाहर रहता था, मुस्कान अकेलेपन की वजह से साहिल के करीब आती चली गई। अब साहिल अक्सर मुस्कान के घर आने लगा। दोनों घंटों साथ समय बिताते और कई बार तो मकान मालिक ने भी उन्हें साथ देखा। यहाँ तक कि 1-2 बार शराब पीते हुए भी मकान मालिक ने दोनों को रंगे हाथों देख लिया। इसी दौरान 2021 के अंत में सौरभ अचानक लंदन से वापस आया। मकान मालिक ने उसे बताया कि उसकी गैर मौजूदगी में मुस्कान के घर एक अजनबी लड़का आता था और उन्होंने दोनों को शराब पीते भी देखा था। यह सुनते ही सौरभ को शक हुआ। उसने मुस्कान का फोन उठाया, उसकी चैट पढ़ी और सब कुछ समझ गया। मुस्कान और साहिल के बीच रिश्ते की सच्चाई अब उसके सामने थी। सौरभ ने पहले मुस्कान को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। दोनों के बीच झगड़े होने लगे। हालात इस कदर बिगड़ गए कि सौरभ ने तलाक लेने का फैसला कर लिया। पूरी उथल पुथल में साल 2023 आ गया। 2023 में वह वापस लंदन चला जाता है और इस बार पूरे 2 साल के लिए। 2 साल तक वह नहीं लौटा।
इधर मुस्कान और साहिल का रिश्ता दिन ब दिन और मजबूत होता जा रहा था। साहिल की मां का निधन हो चुका था, लेकिन वह थोड़ा अंधविश्वासी था। उसके घर में कई ऐसी चीजें थीं जो अंधविश्वास की ओर इशारा करती थीं। साहिल ने अपनी मां के नाम से एक मोबाइल नंबर ले रखा था और उस नंबर से एक अकाउंट बना रखा था। वह अकाउंट उसने अपनी मां के नाम पर ही बनाया था और उससे स्नैपचैट पर बातें करता था। उसे लगता था कि वह अपनी मां से बात कर रहा है। अगर आपने अल्लू अर्जुन की मशहूर फिल्म डीजे देखी हो, तो उसमें भी एक किरदार अपनी मां से बात करता है। कुछ उसी तरह साहिल भी स्नैपचैट पर अपनी मां से चैट करता था। धीरे धीरे जब मुस्कान और साहिल की नजदीकियां बढ़ीं, तो मुस्कान को यह बात पता चली। मुस्कान साहिल को पसंद भी करने लगी थी और तभी उसने एक खेल खेला। उसने अपने भाई के नाम पर एक नया सिम लिया और उससे एक स्नैपचैट अकाउंट बनाया। अब वह खुद उस अकाउंट से साहिल के मां वाले अकाउंट पर मैसेज करने लगी। वह खुद को साहिल की मां बताकर उसे मैसेज करती, बेटा, मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारी जिंदगी में आएगी तो तुम्हें बहुत खुश रखेगी। उसका ख्याल रखना, उसे कभी मत छोड़ना, कभी धोखा मत देना। साहिल, जो पहले ही अंधविश्वास से घिरा था, इन मैसेज को पढ़कर और भी ज्यादा यकीन करने लगा कि उसकी मां सच में उससे बातें कर रही है। मां की ओर से मुस्कान की इतनी तारीफें सुनकर उसका मुस्कान के लिए प्यार और भी बढ़ गया। अब साहिल के दिल में ठान चुका था कि वह सिर्फ मुस्कान से ही शादी करेगा, किसी और से नहीं। उधर साहिल की वजह से सौरभ से झगड़ा हो चुका था और सौरभ लंदन चला गया था। लेकिन सोशल मीडिया, खासकर स्नैपचैट, ने साहिल और मुस्कान को और करीब ला दिया था। धीरे धीरे उनकी नजदीकियां इतनी बढ़ गईं कि अब साहिल यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि मुस्कान उसकी न होकर सौरभ की पत्नी बनी रहे। एक दिन साहिल ने मुस्कान से साफ कह दिया, तुम सौरभ को तलाक दो और मुझसे शादी करो। लेकिन मुस्कान ने जवाब दिया, तलाक देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तलाक के बाद भी वह आसपास ही रहेगा। साहिल ने फिर कहा, तो एक ही तरीका बचता है, सौरभ का कत्ल कर दो। धीरे धीरे मुस्कान भी साहिल की बातों में आ गई। अब वह भी सौरभ से पीछा छुड़ाना चाहती थी ताकि हमेशा के लिए साहिल की हो सके। दोनों ने मिलकर सौरभ को मारने की साजिश रचनी शुरू कर दी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, कैसे? सौरभ अभी इंडिया कब आएगा, यह किसी को पता नहीं था। लेकिन फिर भी साहिल और मुस्कान ने प्लानिंग शुरू कर दी। उन्होंने गूगल पर सर्च किया कि किसी को मारने का सबसे आसान तरीका क्या है। कई तरीके सामने आए, लेकिन आखिरकार उन्होंने निश्चय किया कि पहले सौरभ को बेहोशी की दवा दी जाएगी और फिर चाकू से हमला कर दिया जाएगा। अब सवाल उठा, कौन सी दवा दी जाए? उन्होंने गूगल पर बेहोशी की सबसे असरदार दवाओं के बारे में खोजबीन की। फिर बारी आई हथियार की। चाकू तो बड़ा होना चाहिए। साहिल ने मुस्कान से कहा, जाओ बाजार से 2 बड़े चाकू खरीदो। मुस्कान दुकान पर गई और 2 बड़े चाकू खरीदे। दुकानदार ने हैरानी से पूछा, इतने बड़े चाकू किस काम के लिए चाहिए? मुस्कान ने झूठ बोला, मुर्गा काटने के लिए चाहिए। 800 रुपए में 2 बड़े चाकू खरीदकर वह वापस आ गई। अब सवाल था, लाश का क्या किया जाए? दोनों ने पहले तय किया कि लाश को किसी सुनसान जगह दफना देंगे। वैसे भी सौरभ के घर वाले उससे ज्यादा करीबी नहीं रखते थे। शादी की वजह से वे पहले ही नाराज थे, तो उन्हें उसकी ज्यादा परवाह भी नहीं थी। अगर वह गायब भी हो जाता तो किसी को शक नहीं होता कि वह लंदन में है या कहीं और। यानी उनकी सोच थी, लाश गायब कर दो, दुनिया को भनक तक नहीं लगेगी। अब समस्या यह थी कि लाश को दफनाना कैसे है, कितनी गहराई में दफनाना चाहिए और इसका सही तरीका क्या होगा। इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। अब क्या किया जाए? इस उलझन से निकलने के लिए उन्होंने सोचा कि अपने कुछ दोस्तों से पूछते हैं। लेकिन सीधे सीधे अगर पूछते कि लाश को दफनाने का सही तरीका क्या है, तो पकड़े जाने का खतरा था। इसलिए उन्होंने चालाकी से सवाल किया। उन्होंने दोस्तों से पूछा कि जब पूजा सामग्री को गंगा या यमुना किनारे विसर्जित नहीं किया जाता, तो लोग उसे सम्मानपूर्वक जमीन में कैसे गाड़ते हैं? दोस्तों ने बताया कि बस एक गड्ढा खोदकर उसमें डाल दिया जाता है। उन्होंने फिर पूछा, अगर ज्यादा गहराई में गाड़ना हो तो? इस पर दोस्तों ने कहा, इतनी गहराई की क्या जरूरत? फिर उन्होंने सीधे सीधे पूछ लिया, अगर किसी लाश को दफनाना हो तो क्या तरीका होता है? इतना सुनते ही दोस्तों को शक हो गया। उन्होंने घूर कर कहा, तू पागल है क्या? कैसी बातें कर रहा है? ये सुनते ही वह घबरा गए। डर था कि कहीं दोस्त पुलिस को न बता दें। इसी डर की वजह से उन्होंने लाश को दफनाने का इरादा छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद उनके दिमाग में एक नया खतरनाक आइडिया आया। क्यों ना एक बड़ा ड्रम खरीदा जाए, उसमें लाश के टुकड़े डालकर सीमेंट का घोल भर दिया जाए। जब सीमेंट जम जाएगा तो ड्रम पूरी तरह सील हो जाएगा और किसी को भी इस राज की भनक तक नहीं लगेगी। अब सब कुछ तय हो गया था। चाकू खरीद लिया गया, बस अब सौरभ का इंतजार था। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था।
तमाम लड़ाइयों के बावजूद सौरभ अब भी मुस्कान से प्यार करता था। अपनी पत्नी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए वह लंदन से मेरठ आ रहा था। उसने मुस्कान को बताया, मैं 24 फरवरी को पहुंच रहा हूं। 25 को हम साथ जन्मदिन मनाएंगे, तुम, मैं और हमारी बेटी। मुस्कान ने यह बात साहिल को बताई। फिर दोनों ने मिलकर फैसला किया, 25 फरवरी को ही सौरभ को खत्म कर देंगे। योजना यह बनी कि सौरभ की शराब में बेहोशी की दवा मिला दी जाएगी। जब वह बेहोश हो जाएगा तब चाकू से उसे मार दिया जाएगा। सब कुछ तय था। 25 फरवरी की रात मुस्कान का जन्मदिन मनाया गया। जैसे ही मौका मिला, शराब में बेहोशी की दवा मिला दी गई। लेकिन तभी सौरभ ने कह दिया, आज मैं शराब नहीं पीऊंगा। मुस्कान और साहिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरी साजिश बेकार हो गई, क्योंकि दवा सिर्फ शराब में ही मिलाई गई थी। अब जबरदस्ती उसे पिलाया नहीं जा सकता था। पहली कोशिश नाकाम रही। जब पहली कोशिश असफल हो गई तो मुस्कान और साहिल फिर मिले। अब क्या करें? साहिल ने पूछा। अब उन्होंने 3 मार्च को सौरभ को मारने का फैसला किया। यह तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि सौरभ और मुस्कान की बेटी की 2nd क्लास के एग्जाम चल रहे थे और 3 मार्च को उसका आखिरी पेपर था। मुस्कान ने सोचा, खेल खेला। उसने सौरभ का सबसे पसंदीदा खाना कोफ्ता बनाया और उसमें बेहोशी की दवा मिला दी। रात करीब 9:30 बजे सौरभ ने खाना खाया और धीरे धीरे नींद की आगोश में चला गया। करीब 12 o'clock बजे मुस्कान ने साहिल को फोन किया और कहा, वो बेहोश हो गया है, अब घर आओ। साहिल तुरंत वहां पहुंचा। दोनों ने चाकू निकाले। मुस्कान ने साहिल से कहा कि वो वार करे, लेकिन साहिल, जो अंधविश्वासी प्रेमी था, उसने मना कर दिया। उसने कहा, अपने पति का वध तुम करोगी। पहला वार, पहला खंजर इसके सीने में तुम उतारोगी। मुस्कान की हिम्मत जवाब दे गई, लेकिन साहिल ने जिद नहीं छोड़ी। उसने मुस्कान के हाथ में खंजर पकड़ाया और उसे सौरभ के सीने के करीब ले गया। मुस्कान कांपते हाथों से खंजर पकड़े खड़ी रही। तभी साहिल ने अचानक मुस्कान के हाथ पर जोर से मार दी। खंजर सीधे सौरभ के सीने में उतर गया। थोड़ी ही देर में सौरभ की मौत हो गई। सौरभ के मरने के बाद साहिल ने अपने अंधविश्वास के चलते सौरभ की दोनों हथेलियां काट दीं और फिर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वे दोनों पहले से ही 2 बैग लेकर आए थे। एक बैग में सिर और हथेलियां रखीं, जबकि दूसरे में धड़ को रखा। धड़ वाला बैग मुस्कान के बेड के नीचे छिपा दिया गया और सिर व हथेलियों वाला बैग साहिल अपने घर ले गया, जो पड़ोस में ही था। अब मुस्कान अकेली उस कमरे में थी जिसके बेड के नीचे उसके पति का धड़ पड़ा था। उसे डर लग रहा था, नींद नहीं आ रही थी। उसने साहिल को फोन किया, मैं यहां अकेली नहीं रह पाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। साहिल ने कहा, मेरे घर आ जाओ। रात को मुस्कान साहिल के घर चली गई। दोनों सो गए। सुबह होते ही साहिल वही बैग लेकर वापस मुस्कान के घर पहुंचा। उसके बाद वह मुस्कान से कहता है, तुम मार्केट जाओ और सीमेंट लेकर आओ। मुस्कान मार्केट जाती है और एक बोरी सीमेंट लेकर आती है। वह कहता है, एक बोरी से कुछ नहीं होगा और लाओ। फिर मुस्कान दोबारा जाती है और एक और बोरी सीमेंट लेकर आती है। ड्रम पहले से ही घर में रखा हुआ था। उस ड्रम को लिटाया जाता है, जिसमें पहले से ही जिस्म के 3 टुकड़े, सिर, धड़ और दोनों हथेलियां मौजूद थे। इन्हें ड्रम में डाल दिया जाता है। सीमेंट की बोरी पलटकर उसमें पानी मिलाया जाता है और पूरा ड्रम सीमेंट और पानी से भर दिया जाता है। फिर ड्रम का ढक्कन बंद कर दिया जाता है और उसे उसी कमरे में छोड़ दिया जाता है। इसके बाद वे ब्लैंकेट से 10 किलो ब्लीच का ऑन ऑर्डर करते हैं और पूरे घर की सफाई करते हैं। इस तरह से उनकी पहली साजिश का हिस्सा खत्म हो जाता है। इसके आगे की प्लानिंग भी पहले से ही तैयार थी। यह सब करने के बाद शाम हो जाती है। 4 मार्च की। 4 मार्च को दोनों एक कैब बुक करते हैं और उसमें बैठकर शिमला के लिए निकल जाते हैं। मुस्कान को पता था कि सौरभ के घर वालों को मालूम है कि वह लंदन से आया हुआ है, इसलिए दोनों ने यह दिखाने का फैसला किया कि वे घूमने निकले हैं। सौरभ के कत्ल के बाद उसका मोबाइल अब मुस्कान के कब्जे में था। मुस्कान साहिल के साथ कैब में निकलती है और सौरभ के मोबाइल से उसके भाई और बहन को मैसेज करती है, मैं और मुस्कान शिमला जा रहे हैं घूमने, वहां से मनाली जाएंगे और फिर कसौल जाएंगे। उधर से भाई और बहन के रिप्लाई भी आने लगते हैं। शिमला से होते हुए वे मनाली जाते हैं और फिर कसौल पहुंचते हैं। इस बीच होली आ जाती है। सौरभ का फोन मुस्कान के पास था, इसलिए किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया गया, क्योंकि आवाज से पकड़े जाने का डर था। सिर्फ मैसेज पर ही रिप्लाई किए गए। जब सौरभ के भाई बहन ने पूछा, होली में आओगे? तो मुस्कान ने जवाब दिया, नहीं, हम यहां घूम रहे हैं, होली में नहीं आ पाएंगे। इस तरह से उनकी योजना धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाती है। जब मुस्कान और साहिल होली के दौरान घर नहीं आए तो सभी को थोड़ा अजीब लगा। आखिर 2 साल बाद ही तो देश लौटे थे। फिर भी मुस्कान सौरभ के मोबाइल से सबको मैसेज करती रही,
रिप्लाई देती रही और बताती रही कि वे सब ठीक हैं और यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। इस तरह 14 दिन बीत गए और 18 मार्च की तारीख आ गई। मुस्कान के पास शुरुआत में 84,000 रुपये थे जो वह घर से लेकर निकली थी। साहिल के पास भी कुछ पैसे थे, लेकिन सब खत्म हो गए। अब मुस्कान को पता था कि सौरभ के अकाउंट में Rs लाख हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह पैसे कैसे निकाले। आखिरकार 18 मार्च को उसने अपनी मां को फोन किया और पूछा, मां, सौरभ के अकाउंट से पैसे निकालने हैं, कैसे निकालूं? मां हैरान हो गईं और बोलीं, जब सौरभ तुम्हारे साथ है, तुम दोनों शिमला मनाली घूम रहे हो, तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हें पैसे की जरूरत क्यों पड़ रही है? सौरभ से ही पूछ लो कैसे निकालना है। इस पर मुस्कान के मुंह से अचानक निकल गया, सौरभ तो है ही नहीं, वो तो मर चुका है। मां घबरा गईं। उन्होंने तुरंत समझा कि कुछ गड़बड़ है। होली पर मुस्कान का ना आना और फिर अचानक ये बात, उन्हें शक हो गया। साथ ही उन्हें मुस्कान और सौरभ के रिश्ते की परेशानियों और डिवोर्स की बात भी पता थी। माँ बाप तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस को सारी बात बताई। उन्होंने बताया कि मुस्कान 14 दिनों से घर पर नहीं है और उसने सौरभ की मौत की बात कही है। संयोग से 18 मार्च को ही मुस्कान और साहिल घर लौट आए। जैसे ही वे घर पहुंचे, पुलिस भी आ गई और घर के अंदर दाखिल हो गई। घर के अंदर एक ड्रम था जो इतना भारी था कि पुलिस को उस पर शक हुआ। इसी दौरान ये सारी बातें सुनकर सौरभ का भाई भी वहां पहुंच चुका था। पुलिस ने दोनों से पूछताछ की और ड्रम को खोलने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। फिर पुलिस ने एक टेम्पो बुलाया, उसमें ड्रम को रखा और उसे पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर ले गए ताकि पहले ड्रम को खोला जा सके। इसके बाद एक मैकेनिक को बुलाया गया जिसने ड्रम को काटा। अंदर पत्थरों और सीमेंट के मिश्रण से ड्रम पूरी तरह से सख्त हो चुका था। जब इसे तोड़ा गया तो अंदर से लाश के टुकड़े मिले, 2 हथेलियां, एक सिर, एक धड़ और दोनों पैर। जब ये सारे सबूत सामने आ गए तो मुस्कान और साहिल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। साहिल ने बताया कि उसने यह सब इसलिए किया क्योंकि वह मुस्कान को पसंद करता था और उसकी मां भी उसे पसंद करती थी। साहिल की मां अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन वह मानसिक रूप से मानता था कि उसकी मां उससे बात करती हैं। मुस्कान ने भी इस भ्रम को बढ़ावा दिया। वह चैट्स में साहिल की मां बनकर बात करती थी और उसे यकीन दिलाती थी कि मुस्कान ही उसे खुश रखेगी। साहिल, जो अंधविश्वासी था, इन बातों में आ गया। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी का सुख और शांति सिर्फ मुस्कान से शादी करने में ही है। उसने मुस्कान के कहने पर वध करने का निर्णय लिया, यह सोचकर कि अगर वह ऐसा करेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यह अंधविश्वास को आज भी यह सच्चाई नहीं पता कि जिस मुस्कान के लिए उसने सौरभ का कत्ल किया, वह उससे कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी। अब सोचिए, अगर यह राज फाश नहीं होता और यह सच बाहर नहीं आता, तो कुछ समय बाद अगर साहिल मुस्कान पर शादी का दबाव डालता, तो क्या इस कहानी का पार्ट 3 शुरू नहीं होता? दोस्तों, इस केस के बारे में आपके क्या विचार हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसे ही हैरान कर देने वाले केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और सतर्क रहें।